अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर बात की है। इसके अलावा लबनान की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया है। साथ ही वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी पर बात की और कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्द ग्रुप्स का खात्मा करे। अफ़गानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा और फितना अल खवारिज अमन के लिए ख़तरा है। दूसरी तरफ हुकूमत ये इशारा दे रही है कि आईनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही पार्लियामेंट में पेश हो सकती है और इन तरमीम के लिए बज़ाहिर हुकूमत अब मौलाना फजल रहमान से ज़्यादा कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इन्हिसार कर रही है। इन मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। इस हवाले से 8 अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला भी आ चुका है। इससे पहले एक वजाहती ऑर्डर भी आ चुका है। हर हाल में इस फैसले पर अमल किया जाए। तो हम इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर फ़िलहाल अमल दरामद मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कई इजलासों में इस फैसले पर गौर के बाद 3 मुख्तलिफ दरखास्तों के जरिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कल इस हवाले से एक दरखास्त दायर की गई थी और आज 2 दरखास्तें दायर की गई हैं, जिनमें से एक में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर नज़रसानी करे। इलेक्शन कमीशन के इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते हुए 14 सितंबर के ऑर्डर पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की है और ये इस्तदा की है कि अदालत 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर नज़रसानी करे। नज़रसानी पर फैसला होने तक उस हुक्मनामे पर हुक्म इम्तना दिया जाए, जबकि इससे पहले गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक तफसीली दरख्वास्त दायर करके वजाहत मांगी थी कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने के बाद अब उस कानून पर अमल किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई, 14 सितंबर और 23 सितंबर के हुक्मनामों पर अमल किया जाए। यानी सारी पेशरफ से वाज़ेह हो रहा है कि फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिए गए फैसले पर फौरी अमल दरामद का कोई इम्कान नहीं है। जबकि दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिख चुके हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम होने के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती और इस ख़त के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील कर दी गई थी। नई पार्टी पोजीशन में तहरीक इंसाफ के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया था। अगर इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के ख़त पर अमल कर लिया तो हुकूमत को आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और मौलाना फजल रहमान की हिमायत दरकार नहीं रहेगी। शायद यही वजह है कि JUI के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइनी तरमीम के मामले पर हुकूमत खामोश हो गई है। अगर कोई हुकूमती ड्राफ्ट आया तो देखेंगे, अगर काबिल कबूल ना हुआ तो मुस्तरद कर देंगे। 2-3 दिन थे जो ये हुकूमत सरगर्म थी, उसके बाद फिर हुकूमत भी खामोश हो गई और अभी देखें कि फिर कब मुतहर्रिक होती है। जब मुतहर्रिक होंगे, जब कोई ड्राफ्ट ले आएंगे, कोई नया ड्राफ्ट होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारे लिए किस हद तक वो काबिल कबूल है। अगर काबिल कबूल नहीं होगी तो फिर हम फिर मुस्तरद करेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रही है कि हुकूमती आइनी तरमीम का मकसद तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आइनी तरमीम का मकसद इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल और PTI पर पाबंदी लगवाना है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रूह से अगर देखा जाए तो उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है और लगाना चाहिए रियासत को। ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है। ये इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम के सामने वो आखिरी दीवार होगी जिसको पार किए बगैर ये जो अदलिया पे हमला है, इसको ये इंश्योर नहीं कर सकेंगे। अगर आप तरमीम के अंदर जजों को एक सूबे से दूसरे सूबे पे भेजना चाहते हैं तो पाकिस्तानी समझते हैं कि आप उन 6 जजों को सजा देना चाहते हैं कि जिन्होंने खत लिखा था। तो कामरान मुर्तजा साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब के दरमियान होगी, दे विल बी डिस्कसिंग ऑप्शंस बट नो जॉइंट न्यू एजेंडा और मुसवदा, नथिंग। इसी सारी सूरत हाल में हुकूमत और उसको चलाने वाले पूरे एतमाद है कि हुकूमत न सिर्फ मुस्तहकम है बल्कि अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेगी। रोज़नामा द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अहम तरीन लोगों को यकीन है कि मौजूदा निज़ाम जारी रहेगा और बगैर किसी रुकावट के अपनी मुद्दत पूरी करेगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और किसी को सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क की माशी बहाली के निज़ाम की हिमायत और तसलसल को यकीनी बनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जिस तब्दीली का इंतज़ार था वो आ चुकी और आपको मईशत समेत तमाम शोबों में बेहतरी नज़र आएगी। इर्द गिर्द क्या हो रहा है इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ज़राए के मुताबिक हम लोगों को यकीन है कि मुल्क के मामलात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे और इक़्तिसादी सलामती के लिए की जाने वाली कोशिशों को ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। खबर के मुताबिक PTI और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता।
अहम तरीन लोगों का एतमाद PTI के इस ख्याल की नफ़ी करता है कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम नहीं रहेगी। इस बात से शहबाज हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी तरह की रस्साकशी का तासुर भी ज़ाहिर हो जाता है। इसी बारे में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से, जो कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ख्वाजा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया, पाकिस्तान को पूरा वफ़द वहाँ मौजूद है, जहाँ इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह तौर पर वहाँ रखी है, और फिर भारत के हवाले से भी मौक़िफ़ वहाँ पर वाज़ेह किया। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर जारी है, इसी के तनाजुर में अफ़गानिस्तान का मामला भी वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में वहाँ पर रखा है और कहा है कि अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों का खात्मा करे। कितना बड़ा ये मसला बन चुका है। अब अफ़गान हुकूमत से जो पैगाम रसानी हुई उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर भी अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला रखना पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, ये जब मुझे पता लगा कि मैंने आपके साथ गुफ्तगू करनी है, तो मेरे ज़हन में भी यही 3 मसाइल थे जो बड़ा बोल्डली हाईलाइट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। पहला तो फ़लस्तीन का मसला, जो बड़ी उन्होंने बग़ैर किसी लगी लिपटी के बड़े वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है फ़लस्तीन के साथ, जो एक तारीख़ी रिश्ता है हमारा, वो उसका इजहार किया, कंडेम किया। और दूसरा कश्मीर का मसला जो है उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया, और उसमें यूनाइटेड नेशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल को ये याद दिलाया कि आपका एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल के जो पास हुए हैं, करारदादें पास हुई हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बड़े ममालिक जो हैं लाइक अमेरिका हो गया या वेस्टर्न यूरोप हो गया, जब वो चाहते हैं तो हर चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, लेकिन जब थर्ड वर्ल्ड के मसाइल होते हैं तो वो दहाइयों जो है वो पेंडिंग रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है UN के जो किरदार है सिंस 1946 जो है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया। और फिर टेररिज्म के हवाले से जो उन्होंने बात की है, बिल्कुल अनएम्बिगुअस उन्होंने बात की है टेररिज्म के हवाले से, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगान सरजमीन जो है बिल्कुल ब्लेटेंटली जो है ना, एक मैं समझता हूँ कि एक खुली जारियत जो है उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जो हो रही है, उनके हाइड आउट्स, उनकी पनाहगाहें, उनकी मेहमान नवाजी जो है वो अफगान हुकूमत कर रही है, अफगान रियासत कर रही है। और हमारे मैं समझता हूँ कि जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो हमने किरदार अदा किया है पिछले 30-35 साल में या 40 साल में, 70 की दहाई से आज भी 4-5 मिलियन अफगान जो है हमारी टेरिटरी पे बैठे हुआ है। या तो ये लोग जो है अफगानिस्तान इनको वापस ले, जो सिटीजन्स नहीं हैं, जिनके पास अक़वाम मुत्तहिदा का जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको वापस ले, क्योंकि ये पनाहगाहें जो है वहाँ भी हैं और ये लोग पनाहगाहें यहाँ भी मुयस्सर करते हैं उन लोगों को जो तश्कीलें वहाँ से बन के आती हैं हमारे मुल्क में एक खून खराबा करने के लिए, हमारी तबाही फैलाने के लिए। इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ इस मसले पे गुफ्तगू की है। मैं इस सिलसिले में अफगानिस्तान भी गया था, मेरी उनकी जो सारी लीडरशिप वहाँ पे थी, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ उनकी लीडरशिप को। हमारे इख्तलाफात टेररिज्म के मसले पे ज़रूर हैं, बिल्कुल एक बड़े सीरियस इख्तलाफात हैं, हमारी रेजर्वेशंस हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है उनके जो मेरे साथ गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कोई रेजर्वेशन नहीं शो की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम इनको कहीं और जाके बसा देते हैं, और उसके लिए फाइनेंसिंग भी उन्होंने मांगी।
लेकिन हमें कोई उसके लिए गारंटी नहीं, जमानत नहीं मिलती कि अगर हम कोई फाइनेंसिंग भी दे दें, वो कहीं और उनको बसा लेंगे तो क्या गारंटी है कि वो फिर वहां से वापस उठ के फिर हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाए, फिर बॉर्डर क्रॉसिंग हो, फिर टेररिज्म हो। तो ये इस मसले के ऊपर ये चीज जो है इस वक्त इन लिम्बो है, जो जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, जो सबसे बड़ा एक स्टेज है, वर्ल्ड फोरम है यूनाइटेड नेशंस का, उसके ऊपर ये मसला उठाया है। दो मसले, पहले जो फ़लस्तीन का, फिर कश्मीर का, और पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है उसका मसला जो है ना उठाया है। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बसीयत वज़ीर आज़म एक अपना फ़र्ज़ अदा किया है और बड़े वाशगाफ, बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है अपना फ़र्ज़ अदा किया है। ठीक। मैं वहाँ पे था उस वक्त हॉल में, और हॉल से भी उनको इन मसाइल पे जो है सपोर्ट मिली। सबसे बड़ा फ़ारिज़ साहब, आपने चूँकि बात की कि क्या उस पर रद्दअमल मिला और मुस्बत रद्दअमल भी था वज़ीर आज़म के ख़िताब में शामिल बातों पे। कुछ रोज़ पहले आपने भी वहाँ ख़िताब किया था। 2 रोज़ पहले IMF की तरफ से, बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए जो कर्ज़ प्रोग्राम उसकी मंजूरी देने की खबर आई, अच्छी खबर थी और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बेहतर खबर करार दिया गया। हुकूमत ने उस पर अपनी जो खुशी का इजहार और कामयाबी के हवाले से तफसील भी सामने रखी। पाकिस्तान के हालात पर आएँ और उस IMF की खबर को भी सामने रखें, तो अंसार अब्बासी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं जंग ग्रुप के, उन्होंने आज उनकी तरफ से खबर भी शाया हुई है, निज़ाम जारी रहेगा, मुद्दत भी मुकम्मल करेगा। वो कहते हैं अहम तरीन लोग पुर एतमाद हैं। अब इस सारे मंजरनामे में हम देखते हैं तो एक महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो इतनी ज़्यादा पूरे एतमाद नज़र नहीं आती। किसी हद तक कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन तनाज़ात भी जन्म ले रहे हैं और इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। अब IMF की खबर ही को ले लीजिए, उसके लिए को पाकिस्तान में आपकी टीम, आपके अलावा चंद एक और वज़रा के अलावा बहुत ज़्यादा लोग आके बात नहीं करते हैं। कोई फाइनेंस की टीम नहीं है जो बैठे पाकिस्तान में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए कि क्या होगा इससे आगे, मईशत किस तरह बेहतर होगी। तो क्या मुस्लिम लीग नून को खुद है कुछ ऐसे खदशात कि आगे हालात इतने अच्छे नहीं होने वाले? चूँकि आपने कुछ वक्त पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन का भी जिक्र किया था। देखिए, मैं पहले तो ये मैं मेल्टडाउन वाली बात जो है मैं वो एड्रेस कर लूँ जो आपने जिक्र किया है। बिल्कुल मैंने इसका जिक्र किया था। मैंने कहा था कि जिस किस्म के हालात बनाए जा रहे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन एक पॉसिबिलिटी जो है वो ज़रूर वो बन सकती है। और वो इस तनाज़र में जो था, जो क्लैश जो पार्लियामेंट में और अदलिया के में, जो इन दो अदारों में जो क्लैश जो आपको बड़ा वाज़े नज़र आता है, ये अल्टीमेटली डेडलॉक रिजॉल्व ना हुआ तो उसका रिजल्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन जरूर हो सकता है। हमारे मुल्क की तारीख इस बात की गवाही देती है। मेरा कहना या ना कहना इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हमारी तारीख जरूर रेलेवेंट है इसमें। और आप उस तनाजुर में, उस बैकग्राउंड में, उस बैकड्रॉप में अगर देखें तो मेरे जो अल्फाज हैं मेल्ट डाउन जो है वो कोई इतने इररेलेवेंट नहीं है, वो बड़े रेलेवेंट हैं। मैं फिर रीइटरेट करूंगा। दूसरी बात आपने जुनैद बड़ी अच्छी की जो IMF के सिलसिले में की। देखें, IMF ने हमें मिल गया, ये रिलीफ मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान की मार्केट्स उसको बड़ा अच्छा जो है वो रिसीव कर रही हैं। हमारी जो रेटिंग्स हैं द वर्ल्ड ओवर जो है, हमारा जो उधार वगैरह हमने लेना होगा उसकी रेटिंग जो है बेहतर हो जाएगी। हमारी मार्केट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही हैं सारी चीज़ों को। बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका एक ऐसी साइड भी है जो हमने खुद करनी है। वो किसी IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने या बाहर से आके नहीं करानी। मैं इस सिलसिले में आपकी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बोझ जो है वो टैक्सों का वो आपका सैलरीड क्लासेस उठा रही हैं, या वो तबका उठा रहा है जिसको बिजली के बिलों के जरिए या किसी और इनडायरेक्ट तरीके से जो है उनको टैक्स किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें, जिस चीज़ को मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, जिस चीज़ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ और आपको भी करना चाहिए फोकस, कि हमारे यहाँ पे मेरे हो सकता है फिगर्स जो है ज़्यादा करेक्ट ना हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 40% से ज़्यादा आपका GDP एग्रीकल्चर और रिटेल पे है।
और वो मेरा ख्याल है कोई 2 या 3% टैक्स पे करते हैं। हमारा रिटेलर टैक्स नहीं पे करता जो है, हमारी एग्रीकल्चर टैक्स नहीं पे करती जो है। अगर ये 2 सेक्टर जो हमारा 40% है मुल्क की इकोनॉमी का, अगर ये यही पे करना शुरू कर दें, हमें किसी IMF की जरूरत नहीं है, हमें भिखारियों की तरह दुनिया में जो है दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं देते? एक सैलरी का थोड़ी सैलरी का एक बंदा है ग्रेड 16 या 17 18 का जो है वो टैक्स दे सकता है, सैलरी क्लासेस दे सकती हैं। साहब ये आप सही बातें आप जिक्र कर रहे हैं, और इसको सही करने के लिए सबसे ज्यादा तो वही लोग किरदार अदा कर सकते हैं जो इस वक्त हुकूमत में, आपकी जमात हुकूमत में। बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम विद यू, 100% विद यू ऑन दिस इशू कि ये मेरा आर्गुमेंट अगर कंप्लीट हो जाता ना तो आपको इसकी जरूरत ना पड़ती इंटरप्शन की। मैं ये अल्टीमेटली हुकूमत जो है उस तरफ जा रही है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, ये नॉन फाइलर कहाँ दुनिया में ये टर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ पे अजीब अजीब टर्म्स बना ली हुए हैं लोगों ने, टाइटल्स जो है ज्यूम कर लिए हुए हैं, नॉन फाइलर और फाइलर। और क्या नॉन फाइलर के लिए कोई और मुनासिब वक्त पे मैं आपको बता दूंगा उसका क्या टाइटल क्या होना चाहिए। मुफ्तबारा ये नॉन फाइलरों को का जो पंजाबी में जो ट्रांसलेशन है वो मुफ्तबारा है। तो ये इस किस्म की खत्म होनी चाहिए सारी चीजें जो हैं, ये बस हर चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इस आम आदमी इसकी कीमत अदा कर रहा है, गरीब आदमी अदा कर रहा है, मजदूर कर रहा है, दुकानदार कर रहा है। लेकिन साथ साथ ये है कि जो ऑब्लिगेशंस जो हैं लोग पूरी नहीं कर रहे, वो हुकूमत जो है डेफिनेटली अश्योर करेगी, डेफिनेटली जो है इस चीज को यकीनी बनाएगी कि इस मुल्क में जो टैक्स नहीं देते वो टैक्स अदा करें। चाहे वो सिगरेट की चोरी करने वाले जो है 300-400 अरब चोरी करते हैं, कोई टायरों को स्मगल करके लाके बेचते हैं वो तो 300-400 अरब की करते हैं। रिटेलर जो है, हमारा रिटेल सेक्टर जो है वो 2760 अरब उनको टैक्स देना चाहिए, सिर्फ 20 अरब देते हैं। सिर्फ 20 अरब देते हैं। खालिद साहब, इन सब बातों में क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, या जी आपको भी ठीक है नहीं देती, आपको ये महसूस होता है कि जो ये इन चीज़ों के ऊपर जिन इश्यूज़ का आप जिक्र कर रहे हैं और आप बड़ी तफसील से उनको गिनवा रहे हैं, इस पे आपकी हुकूमत उतना मजबूत बयानिया बनाने की या तो कोशिश नहीं करती, या कोशिश करती है तो कामयाब नहीं होती, बनिस्बत आपके जो सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान साहब जब वो इक़्तिदार में थे, या इस वक्त भी जब वो इक़्तिदार में नहीं, उनके मुकाबले में आपके वज़रा, आपकी जमात में शामिल लोग वो मजबूत बयानिया बनाने की कोशिश नहीं करते या उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये आईनी तरमीम का ही मामला ले लीजिए, IMF को माहिदा हो गया, आगे का रास्ता क्या है? हुकूमत अब बताए हम ये इस्लाहात करेंगे, उसकी एक टाइम लाइन होगी, कोई बताने के लिए मौजूद नहीं है। इसमें बहुत पीछे है। मैं आपके इस सवाल को एड्रेस करता हूँ। देखिए, ये सारी टीम जो थी जो IMF पे बोल सकती है, खुसूसन हमारे वजीर खजाना और उनके जो साथी हैं, वो सारी टीम यहाँ पे थी। वो आज मेरा ख्याल है वापस चले गए, ये कल रात वो वापस गए हैं, पाकिस्तान गए हैं। He'll definitely speak on this subject। आपने जो जिस तरफ इशारा किया है वो दुरुस्त है, हमें बोलना चाहिए, और उसमें कोई कड़वी बात भी हो तो वो भी आवाम को बतानी चाहिए, ताकि आवाम जो है ज़हनी तौर पे इस बात का तैयार हो कि ये मुश्किलात है, और साथ उनका हल भी बताना चाहिए। इनका ये हल है कि पिछले 20 साल से या 40 साल से या 50 साल से ये हल हमें अवेलेबल हैं, ये सोल्यूशंस हमें अवेलेबल हैं, लेकिन हम वो सोल्यूशंस जो है ना अप्लाई नहीं कर रहे। बाज़-औक़ात जो है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सियासी मसलतों का शिकार हो जाते हैं कि ये वोट कम हो जाएंगे, इससे फलाना नाराज हो जाएगा, फलानी लॉबी नाराज हो जाएगी। बट ये चीज जो है ना, वी हैव टू क्रॉस द रूबिकॉन। ये जब तक ये रूबिकॉन क्रॉस नहीं होगा तब तक ये जो है ना नहीं मसाइल होंगे। यू कैन नॉट पोस्टपोन दीज थिंग्स। हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हुए हैं जहां पे पोस्टपोनमेंट भी जो है ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं रही पोस्टपोनमेंट की। वी हैव टू टेक दीज थिंग्स हेड ऑन। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको ये रिजॉल्व जो है हुकूमत का अगले आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में
चंद महीनों में जो है बिल्कुल नजर आएगा उसके ऊपर। तो अगर ख्वाजा साहब अगर मुआशी तवाज़ुन और सियासी तवाज़ुन चाहिए तो उसके लिए तो फिर महाजराई भी ख़त्म करनी होगी। और हुकूमत खुद ही अगर बानी पीटीआई का ही नाम लेती रहेगी, उन्हीं के बारे में बात करती रहेगी, तो फिर तो उन्हीं की बात होती रहेगी। खुद आके अपना एजेंडा सामने रखे। अब इस वक्त हुकूमत के साथ तो हो रहा है ये कि उसका सुप्रीम कोर्ट से भी महाजराई चल रही है एक कोर्ट के फैसले पर। फिर वो जो ऑर्डिनेंस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, उस पर भी तनाज़ा खड़ा हुआ है। ये चीज़ें हल नहीं होंगी तो फिर आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चूँकि यकीन दहानी तो मौजूद हैं। जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है उसमें तो कहा गया कि पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून को खदशात हैं कि सब इतना हमवार और आसान चलता नहीं रहेगा। नहीं, मैं बैक टू डिफर विद यू, ऐसे कोई खदशात नहीं है। नहीं है। माहौल जो है उसमें अनसर्टन जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना अनसर्टन नहीं है। खुसूसन ये जो हमें पैकेज मिल गया है, इसने अनसर्टनिटी में बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले कर रहा था। ये जो IMF का सिलसिला जो है, ये चीज़ें जब सेटल डाउन हो गई हैं तो इंशाल्लाह ताला जुनेद पॉलिटिकल चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी। आपने अभी अब्बास साहब के किसी कॉलम का जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल या इम्पास है या जो इस वक्त जुडिशरी में और पार्लियामेंट में, मैं तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि अदलिया और जुडिशरी पार्लियामेंट के इस महाजराई में जो है आइन की सरबुलंदी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पार्लियामेंट जो मंबा है आइन का, जो मज़र है ख्वाहिशात का पाकिस्तान की आवाम का, वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। ये जो जुडिशरी अगर इस पोजीशन में आ जाए कि वो पार्लियामेंट को डिक्टेट करे तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी जंग है, ये एक ऐसी बैटल है जो मे बी एक दो एपिसोड में लगे आपको कि जी अदलिया जो है वो भारी पड़ रही है, लेकिन अल्टीमेटली पार्लियामेंट जो है, मैं किसी शख्स की बात नहीं कर रहा, किसी पॉलिटिकल की बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं कि जो आइन डिफाइन करता है उसमें द अल्टीमेट विनर विल ऑलवेज बी द पार्लियामेंट। ठीक है ख्वाजा साहब, आपकी हुकूमत है, आप वजीर भी हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं। आपकी जमात जिस शख्सियत को कहती है कि लीडर वो है, विजन उनके पास है, मसाइल का हल उनके पास है, वो नवाज शरीफ साहब है आपकी जमात के मुताबिक, तो वो तो कोई किरदार अदा कर नहीं रहे। वो मरी में रहते हैं, लाहौर चले जाते हैं, अब खबर आ रही है अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन भी चले जाएंगे। तो वो रिटायर हो गए हैं, उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, कोई चाहता नहीं कि वो किरदार अदा करे। फजलुर रहमान को कोई मना नहीं सका आपकी जमात में से, आइनी तरमीम पर कोई पेशरफ्त हो नहीं सकी, तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? और नवाज शरीफ साहब कोई इसमें किरदार अदा नहीं करेंगे, वो छुट्टियों पर रहेंगे बस? देखें, ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा जाता है और मैं इसको बहुत दफ़ा इसकी तरदीद भी कर चुका हूँ। मियां साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जो है एक बड़ा ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, खुसूसन PMLN की मैं बात करता हूँ। उनमें उनका एक जगह भाई जो है वज़ीर आज़म है, दूसरी जगह बेटी जो है वज़ीर आला है। उनकी जो प्रेजेंस है वो, अगर मैं जो बात करने लगा हूँ ये मेरा अपना ओपिनियन है और मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे, अगर उनकी प्रेजेंस जो है जिस तरह आप बात कर रहे हैं उस तरह प्रेजेंस उनकी ट्रांसलेट होनी शुरू हो जाए तो ही विल ओवरवेलम बोथ द ऑफिसेस, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इन पंजाब। ही डजंट वांट दैट टू हैपन। बड़ा दानिशमंद शख्स है नवाज शरीफ जो है, वो ओवरवेलम इन दोनों ऑफिसेस को करेगा तो वो भी हमारा जो है उसमें भी हमारा जो है ना मैं समझता हूँ नुकसान का अंदेशा हो सकता है। तो लेकिन बैकग्राउंड में वो पूरा पार्ट प्ले कर रहे हैं। अगर वो पब्लिकली अगर आके पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी लाहौर में प्ले करना शुरू करें पार्ट जो है, तो एक शख्स जो है वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हुआ है, एक 40 साल का एक इन्फ्लुएंस है उसके पाकिस्तान की सियासत पे, उसके डिट्रैक्टर्स भी हैं, उसके बेशुमार सपोर्टर्स भी हैं।
तो आप अंदाजा लगाएं जो मैं आर्गूमेंट दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि उनका जो है थोड़ा सा जो है ना बिहाइंड द सीन जो है रोल बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल है। मैं उनसे मेरा उनसे राब्ता जो है बड़ा मुसलसल राब्ता है, मैं उनको मिलता भी रहता हूं, उनसे जो है गाइडेंस भी लेता रहता हूं। इसी तरह जो है उनकी बेटी, उनका भाई भी जो है बिल्कुल उनके एक्सपीरियंस से, वो तो एक खजाना है हमारे पास, एक रेजर्वायर एक्सपीरियंस का, जिसके साथ कंसल्ट करके हम जो है वो अपना डिटरमिन कर सकते हैं कि हमने कहाँ जाना है और किस तरह जाना है। खान साहब ठीक है, आपकी जमात की तरफ से काफ़ी दावा किया गया था कि अली अमीन गंडापुर आए तो सही, अटक का पुल पार करके दिखाए, वो पार भी कर लिया उन्होंने, पुल लाहौर वॉर भी गए और खिताब नहीं किया वहाँ जलसे से, लेकिन पहुँच ज़रूर गए थे पंजाब। अब पीटीआई कहती है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेगी, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, तो हुकूमत का कोई इस पे मौक़िफ़ है कि वो, उनका नुक्ता नज़र क्या है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, उनकी जमात से, या नहीं करेंगे बिल्कुल भी? देखें, जो उन्होंने ज़रूर क्रॉस किया है अटक का पुल जो, लेकिन उस लश्कर कशी का जो उन्होंने धमकी दी थी, मैं वो गिनती करता रहा हूँ 15 दिन जो है, मैं ट्विटर पे भी गिनती करता रहा हूँ और आप प्रोग्राम में भी ये बात कहता रहा हूँ टीवी पे कि 15 दिन पूरे हो गए हैं, अकेले आए हैं। लश्कर कहाँ गया? उनके साथ आने वाले लोग कहाँ गए? जो पंजाब पे लश्कर कशी उन्होंने करनी थी वो नहीं हुई। और दूसरी बात जो आपने की है कि देखें, पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो कभी भी रूल आउट नहीं किया जाता। बाज़ का जो है लोगों की पोजीशन जो है उनको खदशा होता है कि हमारी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगी, तो वो बिहाइंड द सीन डायलॉग करते हैं। मैं कोई खबर नहीं दे रहा, मैं एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर पीटीआई को ने हमारे साथ कोई डायलॉग करने में नहीं इंटरेस्टेड, प्राइम मिनिस्टर ने जो है ऑफर किया है, उनके सीट्स पे जाके ऑफर किया है असेंबली के अंदर, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ ने उनको ऑफर किया एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल पार्टी which is in treasury these days, वो हमारी ऑफर हमेशा जो है वो कायम और दायम रहेगी। लेकिन अगर वो नहीं इंटरेस्टेड तो हमें भी कोई इतनी तकलीफ नहीं है कि हम उनके साथ जो है मुज़ाकरात ऐसे ही उनकी मिन्नतें तरले करें कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करो। अगर वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो वो मेरा ख्याल है कि रऊफ हसन साहब ने कल के परसों किसी प्रोग्राम में कहा है कि हम फौज के साथ राब्ता जो है, फौज हमारी है, ये अब यानी फौज को उन्होंने खासा अच्छा किस्म का मक्खन शक्ल तो हटा दिया उसके बाद उन्हें सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से, जी उन्हें हटा दिया गया उसके बाद सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से पीटीआई के। अब देखें, ये मेरी बात आप इंडोर्स कर रहे हैं कि उनके अंदर जो एक होती है ना, एक यूनिटी होती है, ऑफ यूनिटी ऑफ एक्सप्रेशन या यूनिटी ऑफ पॉलिसी जो है वो नहीं है। वो बंदा जो है वो रऊफ हसन साहब कहीं दो दिन कहीं पे लगा के आए हुए हैं, तो वो जो है वो अब अगर हॉट ब्लो कोल्ड अगर पॉलिसी पीटीआई ने रखनी है तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये एक बात जो है वो बड़ी जो है मैं समझता हूँ कि आप फिर मैं अंसार अब्बासी साहब के जो आपने मुझे बताया है मैं उसके तरफ रेफर करूंगा कि पीटीआई जो है वो अगर उसने जब भी मुज़ाकरात जो होंगे तो वो पॉलिटिकली सियासी बरादरी में मुज़ाकरात होंगे, जब भी हुए। इस वक्त तो कोई ऐसा मुझे इम्कान नजर नहीं आता। उन्होंने जिस तरह पैंतरे बदले हैं, और जो एक ट्वीट आया आज से को 8, 10 या 12 रोज पहले जो बानी पीटीआई का उन्होंने जेल से ट्वीट जो किया, एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है, आप समझते हैं कि उसके बाद रऊफ हसन साहब का जो बयान आया है या जो टीवी पे जो इन्होंने इंटरव्यू किया, जो आप कह रहे हैं कि उनको हटा दिया गया उस वजह से, वो मेरा ख्याल है बयान जो है वो दैट वाज, मैं कोई लफ्ज गलत नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वो बयान ही जो था मेरा ख्याल है उसकी कोई वक़्त या उसकी कोई लॉजिक या कोई मंतक नहीं बनती थी। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात करेंगे हम रुकन कोर कमेटी तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन साहब से। शुएब साहब शुक्रिया आपके वक्त का। मुकम्मल तौर पर दरवाजे बंद कर दिए गए मुज़ाकरात के, उस शख्सियत को भी उहदे से हटा दिया गया जिसने ये बात की थी कि तहरीक इंसाफ यकीन रखती है एंगेज करने पर, मुज़ाकरात रखने पर।
हिकमत अमली क्या है तहरीक इंसाफ की? अगर मुज़ाकरात भी नहीं करने, तनकीद तो पहले भी होती रहती है दूसरी जमातों की जानिब से कि तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई मुज़ाकरात करके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। देखिए, मुज़ाकरात के लिए कौन सी CBM है, कौन सा एतमाद साजी का माहौल है? जलसा हम नहीं कर सकते, जुलूस हम नहीं निकाल सकते। मैं आपके सामने इलेक्शन जीत के बैठा हूँ, 1,05,000 वोट लेके हम बाहर बैठे हुए हैं, कठपुतलियों को अंदर बिठाया हुआ है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल हमारे नहीं चलने दे रहे। और आज सूरत हाल ये है कि जो मैं 9 पर्चे FIR मुझे मेरे दफ्तर से उठा के ले गए। हाई कोर्ट के फैसले हैं कि किसी वकील के दफ्तर में अगर कोई इवन क्रिमिनल भी बैठा, अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त जमा कराने की नीयत से भी बैठा, उसको आप उठा नहीं सकते। और यहाँ सीनियर मोस्ट वकीलों को उठा करके दहशतगर्दी के 9 पर्चे मेरे खिलाफ कर दिए। बाकी छोड़े, कौन सा CBM है? देखें, इमरान खान इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर है, फेडरेशन की अलामत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब एस्टेब्लिशमेंट अगर धोखाबाजी से हमारी पॉपुलैरिटी कम करने के लिए, उन कठपुतलियों को मजबूत करने के लिए हमें इंगेज करने की नीयत से ऐसी कोई बातचीत डाले या ऐसी गुफ्तगू करे जिसके साथ कोई बातचीत हमारी नहीं हो रही थी, तो मेरा ख्याल है कि हमने वाज़े तौर पर एक इमरान खान साहब ने पैगाम दे दिया है कि भाई आपसे बात नहीं होगी। आपने जो कुछ किया इस सिलेक्शन में, 8 फरवरी को एक पुरअमन इनकलाब आया, लोगों ने वोट दे दिए। इनको चाहिए था कि जो जीत गया है उसको आने दें। लेट द लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा मत बनाएं। और आज जो कुछ करने लगे हैं, आप मुझे बता दें, काजी फाइसा को एक्सटेंशन देने के लिए पूरे निज़ाम इंसाफ को ये मलियामेट करने जा रहे हैं। और फिर जो आइनी तरमीम सो कार्ड लाना चाह रहे हैं, उसमें आर्टिकल 8 ख़त्म करके मिलिट्री कोर्ट्स बन जाएंगी, जिसको चाहेंगे उठा के ले जाएं। आर्टिकल 199 के मुताबिक जिसको चाहे उठा जाएं, नेशनल सिक्योरिटी का नाम लें, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और उसके बाद जिस जज हाई कोर्ट ने कोई इंसाफ में मबनी फैसले करने शुरू किया, उसको उठा के ट्रांसफ़र कर दें। और न सिर्फ ट्रांसफ़र करें बल्कि वहाँ चीफ जस्टिस भी नहीं बनने देंगे। और उसके अलावा यानी शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर चीफ जस्टिस लगाएगा आईनी अदालत का, और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुबॉर्डिनेट कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल की एक कोर्ट हो जाएगी, उसकी कोई उससे ज्यादा हैसियत ही नहीं होगी। और ये पैरेलल नहीं, जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी जिसने सारे मामला कंट्रोल। आपका मौक़िफ़ आ गया। आप कह रहे हैं जलसे नहीं करने दिए जा रहे। 2 जलसे आपकी जमात ने किए, उसमें से एक जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत भी दी, खिताब भी किया, काफ़ी धमकियाँ में ज़बान भी इस्तेमाल की, रियासती इदारों से मुतालिक, दूसरी सियासी जमातों से मुतालिक, यहाँ तक कहा कि लश्कर कशी करेंगे दूसरे सूबे पर। तो आपकी जमात की भी पॉलिसी जारहाना नहीं है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, इलेक्शन कमीशन ने आपके एक अरकान की बड़ी तादाद को नोटिफाई भी किया, मौलाना फजल रहमान भी आपके साथ है, आपको सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात की दावत भी दी जा चुकी है। देखें, पहली बात तो यह है कि ये सियासी जमातें नहीं रहीं। जो सियासी जमातें हैं उनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी है, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान हो, मैंगल साहब हूँ, चकजाई साहब हूँ, या 6 जमाती हमारा इत्तेहाद हो, जमात इस्लामी हूँ, सबसे बात हो रही है। ये जो 3 कठपुतलियाँ हैं जिसमें MQM है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ये तो एक से एक बढ़कर शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कोई कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाए। इन्होंने तो मलियामेट कर दिया है आइन को, कानून को, वो चंदों के हाथों में खिलौना बन के रह गया है। मुझे बता दें इस आइन में क्या है, इस जो सो कार्ड मुसवदा लाया गया है गैर आइनी, नंबर 1 काजी फाइसा की एक्सटेंशन 68 ईयर्स तक की, और वो भी आईनी अदालत का सरबराह बना देंगे ताकि जो करप्ट सिस्टम इस वक्त राइज है। आखिरी मौक़िफ़ तो ये है हुकूमत का कि वो उस मुसवदे में शामिल नहीं है जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना, वो आईनी अदालत पर उनका जोर ज़्यादा है। देखें, नहीं, आईनी अदालत के ऊपर मुझे ये बता दें, आज तक फिर मंसूर शाह का आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? आपने 68 ईयर्स क्यों कर दिया है? आपने किसकी खातर किया है? आपने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी यानी प्राइम मिनिस्टर भेजेगा समरी और प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल देगा, ये चीज़ क्यों डाल दी है उसमें? और आईनी अदालत खुफिया तरीके से, जिसका कोई मुसवदा आज तक किसी के पास नहीं है, वो आप क्यों करने लगे थे रात के 3-3 बजे तक, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 4 बजे जी, 8 बजे, और रात के 3 बजे तक जी सेनेट का इजलास होगा, नेशनल
असम्बली का इजलास होगा, आपको खुफिया रखने की ज़रूरत क्या थी? बात यह है कि इनके आप कंडक्ट और किरदार देखें। अच्छा, फिर उसके अंदर ये क्यों लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान को एक सिर्फ रेजोल्यूशन के जरिए एक्सटेंशन दे दी जाएगी अगले टर्म के लिए, और फिर उसमें आर्मी एक्ट में क्यों उसमें डाला कि जनाब 2/3 मेजॉरिटी के बगैर, यानी आइन में तरमीम के बगैर आप उस एक्ट को तरमीम भी नहीं कर सकेंगे। इन लोगों को एहसास ही नहीं है कि मुल्क में आज पैसा लेके लोग बाहर भाग रहे हैं। इन लोगों को एहसास ही नहीं है कि यूथ 60% जो यहाँ मुल्क में बैठी हुई है वो आपसे शदीद नफरत भी करती है, वो मुल्क छोड़ के भागना चाहती है। इस वक्त गरीब आदमी का जीना महाल हो गया, ये इनको एहसास ही नहीं है। सिर्फ इनको ये एहसास है कि किसी तरीके से इस करप्ट सिस्टम को हम बचाने में शाफिया या ये जो सो कॉल्ड बदमाशिया बैठा हुआ है, हम उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सके, उसके अलावा कोई इनका काम ही नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी को किसी इन चीज़ों का क्या ताल्लुक़ है? शुएब साहब, ये आपकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर जलसा मनसूख कर दिया है, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, क्या करेगी फिर तहरीक इंसाफ आगे? देखें, हम इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ से हमारी तवक्को है, हमारी तवक्को हमारे मुल्क की कौम से है, हमारी तवक्को हम अपनी आवाम के पास जा रहे हैं, हम उनको मोबिलाइज़ कर रहे हैं। देखें, 8 फरवरी को एक पुरअमन इनकलाब आया है, लोगों ने वोट दिए हैं। किसी तहजीब याफ्ता मुआशरे में इनकलाब का वाहिद रास्ता, पुरअमन इनकलाब का रास्ता वो वोट का रास्ता होता है, और वोट के ज़रिए लोगों ने हमें वोट दे दिया है। अब उसके रास्ते में जिस कदर भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश हो रही है वो दैट इज़ रॉन्ग। रियासत ऐसे नहीं चलेगी। अब जो वाहिद निज़ाम इंसाफ का रास्ता है उसको चलने दें, ताकि ये मुल्क दुरुस्त सिमत में लेके चले, दुरुस्त सिमत में हम तरक्की की तरफ कदम उठा के चलें। जितना कुछ ये हरकतें करेंगे, ना इस मुल्क में आनी है कोई इन्वेस्टमेंट, ना इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो रिजेक्टेड लोग हैं उनसे लोग शदीद नफरत करते हैं। अब रिजेक्टेड लोगों को अगर आप गवर्नेंस पे और अपने यहाँ ऊपर मुसल्लत कर देंगे तो लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। इस तरीके से निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम चलेगा जब आप इंसाफ की बुनियाद पर मुआशरा कायम करेंगे, कानून की हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। जब लोग आप आवाम की बात कर रहे हैं, तो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर तो आवाम नहीं निकले, उसके आगे फिर क्या रास्ता है? जो पिटीशंस आपकी सुप्रीम कोर्ट में, उससे उम्मीद है आपको? देखें, हम हर रास्ता लॉफुल रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें अदालत से भी उम्मीद और तवक्को है। अब इस वक्त देखें ना, 218 मुकदमा थे, सारे मुकदमों में या जमानतें होगी या वो क्विटल होगी है। सिर्फ एक जाली मुकदमा उन्होंने रखा हुआ है, तोशाखाना 2, उसके अलावा तो कोई मुकदमा बाकी नहीं रहा। इसी तरह हमारा प्रोटेस्ट का हक है। हम इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। फॉर्म 47 को आप भूल जाएं। इस वक्त की जो स्ट्रेंथ है, हम सेनेट में और नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चारों सूबों में हम मौजूद हैं। आज फेडरेशन की अलामत है, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, पीटीआई को डाउनग्रेड करने की कोशिश करेंगे, ये मुल्क का नुकसान करेंगे। हमारे पास ऑप्शन एक ही है, हम लोगों के पास जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इंसाफ की तरफ उम्मीद निगाह। शुएब साहब, इस तनाजुर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तनकीद आप पर फिर सही है कि वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो अगले चीफ जस्टिस हैं उनसे उम्मीद है, जब वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मौके पर अगले चीफ जस्टिस आएंगे तो सब कुछ आपके हक में हो जाएगा, फिर इसका आप इंतजार कर रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रखते हैं। ये काजी फाइसा और मंसूर शाह साहब का फैसला था कि जी फुल कोर्ट बनाई जाए, फुल कोर्ट बनी। मुनीब साहब ने कहा था नहीं 7 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच बनाए। ये आपकी मखसूस नशिस्तों वाला फुल कोर्ट का फैसला है हमारे हक में, आज उनको नहीं माना जा रहा। हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है, विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत काबिल तरीन शख्सियत है। लेकिन हमारा पिछले साल आपको पता है कि जो 90 डेज के इलेक्शन वाली बात थी, उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन्होंने और जस्टिस सत्तर मिर्ज़ा साहब ने किया था। अगर ऐसी बात होती तो हम तो फिर इनसे उस वक्त की बात करते। देखिए, एक वो इंसाफ पसंद जजेस हैं, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट राय हो सकती है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन से तवक्को है। सिर्फ एक शख्स से हमारा इख्तलाफ है जो काजी साहब बैठे हैं, बाकी किसी जज से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन से तवक्को रखते हैं, क्योंकि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है एटलीस्ट हमें उन्हीं की तरफ देखना है। हम कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो नहीं जाएंगे, हमने इन्हीं से एक रिलीफ लेना है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिला, इवन जस्टिस आमिर फारूक साहब से हमने 10 दफा एतराज किया कि वो हमारे केसेस ना सुने। बिल आखिर जो भी हुआ हमें रिलीफ उनसे मिला, या सुप्रीम कोर्ट से जमानतें हमारी हुई हैं, हम गए हैं उनके पास। अगर वो बैठते हैं बेंच में, लेकिन उसके बावजूद हम उनके पास अपने केसेस की सुनवाई करा रहे हैं। बात यह है कि हमें एक निज़ाम इंसाफ से ही तवक्को है कि अब एक बेईमानी और बददियानती पे मबनी अगर केसेस होंगे तो आखिर उसका कोई ना कोई अंजाम तो होगा।
अब ये तो नहीं हो सकता कि करप्ट लोग बाहर दंदनाते फिरें, मनी शुएब शाहीन लॉन्डर साहब, बाहर बैठ के वो बहुत शुक्रिया इख्तियार आपका प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस्राएली फोर्सेस ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के मरकजी दफ्तर को निशाना बनाने का दावा किया है और खदशा जाहिर किया है कि इस कार्रवाई में हिजबुल्लाह की आला क़यादत को निशाना बनाया गया है और ये कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा में इस्राएली वज़ीर आज़म के खिताब के कुछ देर बाद की गई है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा था कि इसराइल को किसी ख़तरे के पेश नज़र हमले करने का हक हासिल है और वो वही कर रहा है, जबकि उनके इस खिताब के थोड़ी देर बाद ही ये खबर सामने आई कि इस्राएली फोर्सेस ने बैरूत में बड़े हमले किए हैं और इन हमलों में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइल की फ़ौज का कहना है कि उसने बैरूत के जनूब में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल ने शदीद फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए बैरूत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले जनूबी इलाके को निशाना बनाया है। धमाकों की आवाज़ें पूरे बैरूत में सुनी गई हैं। लबनान में सिक्योरिटी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि हमलों में इस इलाके को निशाना बनाया गया है जहाँ अक्सर हिजबुल्लाह हुक्काम मौजूद होते हैं। ये बैरूत में गुज़श्ता साल के दौरान होने वाला सबसे शदीद हमला है। हिजबुल्लाह का तर्जुमान समझे जाने वाले चैनल अल-मनार टीवी के मुताबिक इसराइली हमले में बैरूत में 4 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और कई हलाकतों का खदशा है। इससे पहले लबनान में 5 दिन से जारी इसराइली जारियत में 700 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं और आज भी 25 अफराद इसराइली हमलों का निशाना बने। फ़िज़ाई कार्रवाइयों के साथ साथ इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियों में भी तेज़ी आ गई है और लबनान की सरहद पर दर्जनों टैंक्स और फौजी दस्ते भी तैनात किए गए हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों को शुमाली इसराइल में यानी लबनान की सरहद के साथ तैनात किया जा रहा है, जो लबनान में मुमकिन ज़मीनी मदाखलत की तैयारी हो सकती है। और इस सिलसिले में बुध को इसराइल के आर्मी चीफ ने शुमाली इसराइल में तैनात फ़ौजियों से बात करते हुए उन्हें कहा था कि वो लबनान में मुमकिन ज़मीनी हमले की तैयारी करें। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।